हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं उदाहरण स्वरूप एक कुंडली बता रहा हूँ। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो हमें सामान्य दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत खराब योग होते हैं और उनके कारण विवाह नहीं हो पाता है। समय रहते यदि जाग जाते हैं तो विवाह समय पर हो जाता है। समय रहते यदि उन योगों को समझ नहीं पाते हैं तो फिर बहुत अधिक देरी हो जाती है। दो स्थितियाँ होती है। एक तो आपकी इच्छा, विवाह की इच्छा है, समय पर करना चाहते हैं और फिर ना हो और आप तैयारी भी ना करें तो स्थिति गंभीर हो जाती है। और दूसरी स्थिति होती है आपकी इच्छा विवाह की नहीं है, विवाह की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। भारत में ऐसे अनेक बच्चे हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, उसके बाद भी वे पुरुषार्थी भी हैं। उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जीवन में नाम भी कमाया है। लेकिन अगर आप परिवार के अनुसार चलते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं और विवाह को भी आप महत्व देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन छोटे छोटे योगों को हम समझ नहीं पाते हैं और समस्या बढ़ जाती है। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। इस कुंडली में आज जो कुंडली बताऊंगा अभी, उसमें सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, फिर भी समस्या आ गई। तो इन योगों को आप कुंडली से समझ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहेंगे, निरंतर हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको आगे भी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। यहाँ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, इसे दबाएंगे, इस चैनल के सदस्य बनेंगे। अन्यथा फिर बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो बेल आइकन में ऑल जो है वहाँ पर आप दबाएंगे तो सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको मुहूर्त चाहिए। मैं फरवरी तक के सारे मुहूर्त बता चुका हूँ, जिसमें विवाह के मुहूर्त तो हैं ही। अभी दिसंबर तक गृह प्रवेश, गृह आरंभ के मुहूर्त भी बता चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। अब विषय को शुरू करते हैं। कुछ ऐसे योग जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और वे बहुत बुरे योग होते हैं, विवाह नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। सिंह लग्न की कुंडली आपके सामने है और इस कुंडली में इस व्यक्ति की आयु 44 साल की हो चुकी है। अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। परिवार कुछ वर्षों से प्रयास कर रहा है, लेकिन जितना श्रेष्ठ, अब मिलान भी देख रहे हैं। हालांकि मिलान में अगर बहुत ज़्यादा बारीकियां देखेंगे इस उम्र में तो फिर समस्या तो और बड़ी रहेगी। आखिर जिस कुंडली को आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये लड़के की कुंडली है और ये जो लड़का है इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, संस्कार सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाया। बहुत से कारण होते हैं, एजुकेशन है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन समय रहते विवाह की तरफ भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। मेरा सीधा सा यही कहना है कि यदि विवाह की इच्छा है तो समय रहते योगों को समझ लें और फिर तैयारी करेंगे तो लाभ मिलेगा। व्यर्थ के उपाय करेंगे, खर्चा करेंगे, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस बात को भी समझें। उपाय तो हम दैनिक दिनचर्या में वैसे भी भगवान की पूजा आराधना हमको करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो अवश्य करें। कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना, उपासना, किसी भी देवता की पूजा आप कर सकते हैं, उससे लाभ मिलता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। पूजा तो हमेशा करनी चाहिए, यह तो नियम है। लेकिन आप केवल विवाह के लिए फिर बाद में जाकर बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं और इस उम्र में जाकर यदि आप उपाय करेंगे तो फिर आप पैसे से भी नुकसान आपको और फिर मानसिक तौर से भी परेशानी रहती है यदि काम नहीं हो पाता है। और जो लड़की आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये जो वैसे तो ये लड़के की कुंडली ही है। अब ये जो लड़की देख रहे हैं तो वो लड़की की उम्र भी 40 की होगी, 41 की होगी या 42 साल की होगी। ऐसी स्थिति में अगर वह कुंवारी है तो उसकी कुंडली में कुछ न कुछ बुरे योग तो उसकी कुंडली में भी अवश्य होंगे। और यदि सारी बुराइयां आप देखते रहे तो फिर विवाह हो ही नहीं पाएगा। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। अच्छी खानदान, अच्छा परिवार अवश्य देखें। ज़्यादा बारीकियां देखेंगे तो इस आयु में फिर आगे चल के और बड़ी समस्याएं हो जाएगी। हो सकता है संतान भी हो या ना हो। तो ये जो कुंडली आपके सामने है, सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली, लग्न का स्वामी सूर्य है। सप्तम भाव को हम देखते हैं। सप्तम भाव में इस कुंडली में देखें आप,
कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है इस कुंडली में। लेकिन सप्तम का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में। अब 7वें भाव का स्वामी शनि है सिंह लग्न की कुंडली में। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि सिंह लग्न की कुंडली में शनि का विशेष फल नहीं मिलता है, शनि विशेष योग कारक नहीं होता है, शुक्र भी इस कुंडली में शुभ नहीं होता है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखें। फिर उसके बाद नंबर आता है बुध ग्रह का, लेकिन बुध ग्रह फिर भी इस कुंडली में ठीक ठीक फल दे देता है। अब इस कुंडली में आप देखें कि शनि जो है सप्तम का स्वामी होकर लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न का अर्थ तो यही हुआ कि केंद्र में बैठा हुआ है, सप्तम भाव को, अपने भाव को ही देख रहा है। ऐसी स्थिति में तो विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन शनि की दृष्टि अपने भाव पर होते हुए भी शनि देरी करेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है। सबसे पहली स्थिति तो यह कि शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, यह स्थिति शुभ नहीं होती है। दूसरी और महत्वपूर्ण स्थिति, शनि स्वयं लग्न में शत्रु राशि पर बैठा हुआ है। सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है। ऐसी स्थिति में शनि की स्थिति कितनी खराब है आप स्वयं ही समझ सकते हैं। लग्न में शनि बैठा हुआ है, स्थिति खराब रहती है। शारीरिक रंग रूप पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप समझें। शनि लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि पर बैठा हुआ है। वैसे भी सिंह लग्न वालों को त्वचा संबंधित रोग या शरीर का रंग मध्यम ही होता है, गेहुआ जो रंग होता है, विटिश कलर, वैसा ही होता है। शनि लग्न में बैठ जाए तो और स्थिति बहुत सी बार खराब हो जाती है, इसको भी समझें। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सप्तम का स्वामी जहाँ पर बैठा हुआ है जिस राशि पर, उसके स्वामी को देखें आप, सूर्य को देखें, लग्न के स्वामी को। क्योंकि कुंडली में अगर विवाह योग देखना है तो लग्न और सप्तम इनको विशेष देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव और सप्तम से सप्तम लग्न को देखना पड़ेगा। सप्तम भाव से 7 बार गिनेंगे तो वापस लग्न को देखना है। 7वें भाव से 7वां भाव कौन सा पड़ेगा? लग्न। लग्न का स्वामी देखिए आप, तुला राशि पर बैठा हुआ 3रे भाव में, इसी कुंडली में। तो सूर्य तुला राशि पर बैठा हुआ है, तो तुला राशि सूर्य की एक शत्रु राशि भी है और यूँ देखें तो नीच राशि भी है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश भी बुरी स्थिति में है। तो सप्तम का स्वामी बुरी स्थिति में है लग्न में, चाहे केंद्र में है, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम केंद्र हैं, लेकिन फिर भी बुरी स्थिति में। और लग्न का स्वामी भी नीच राशि पर बैठा हुआ है। हो सकता है आपकी भी कोई परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो, उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन सकता है, या अन्य स्थिति भी बन सकती है, लग्न कोई और हो लेकिन कुछ खराब स्थितियां बन सकती है। तो ध्यान से देखें और समझें। लग्न का स्वामी भी नीच राशि पर है। अब पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, आप ध्यान से देखें। लग्न में शनि बैठ गया, लग्न को पीड़ा दे दी। शनि इस कुंडली में लग्न में लाभ नहीं देगा। दूसरी स्थिति, इस कुंडली में 12वें भाव में मंगल है और दूसरे भाव में राहु है। तो यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। लग्न पाप कर्तरी में है, लग्न में शनि है, लग्न पीड़ित। लग्न के आगे वाले 2nd हाउस में राहु है, 12वें हाउस में 12वें भाव में मंगल है, और मंगल राहु से लग्न को पीड़ा हो रही है। लग्न पाप कर्तरी योग में है, यह योग शुभ नहीं होता है। पाप कर्तरी योग किसी भी भाव पर बन सकता है, जैसे 6ठे भाव में कोई पाप ग्रह, 8वें भाव में पाप ग्रह है, तो सप्तम भाव भी ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी में आ जाता है। तो यह स्थिति भी ऐसे समझते हैं। तो किसी भी भाव में पाप कर्तरी योग कैसे लगता है? उस भाव के आगे और पीछे वाले भाव में, पास वाले दोनों भाव, उनमें पाप ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति शुभ नहीं कहलाती है। यह योग इस कुंडली में आप देख रहे हैं बन रहा है। अब मैंने एक आपको पहले एक स्थिति और बताई कि स्थिर राशियां कौन कौन सी होती है। 2, 5, 8 और 11, ये 4 राशियां स्थिर राशियां कहलाती हैं। 3, 5, 6 ये 3 राशियां बंध्या राशियां कहलाती है। बंध्या राशियों का अर्थ है अगर उस राशि पर कोई ग्रह बैठ जाए तो बंधन वाली स्थिति होती है, वह ग्रह काम नहीं कर पाता है यदि शत्रु राशि पर है तब। तो सप्तम का स्वामी लग्न में स्थिर राशि पर भी बैठा हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, सप्तम का स्वामी ही है, इसलिए यह स्थिति समझेंगे। दूसरा, सिंह राशि बंध्या राशि भी है, तो शनि के लिए यह बंधन भी है। और तीसरी स्थिति पाप कर्तरी योग में भी है। सूर्य 3रे भाव में नीच स्थिति में, लग्न का स्वामी भी पीड़ित है।
दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। अब आप ध्यान से देखें, दूसरा भाव जो है वह कौन सा भाव है? कुटुंब का भाव है। वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, यह स्थिति भी ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा दूसरे भाव का स्वामी है, वह भी शत्रु राशि पर, बुध ग्रह जो है वह भी वृश्चिक राशि पर है, चौथे भाव में। हालांकि बुध चौथे भाव में यूं देखो तो कारक है चौथे भाव का, लेकिन वृश्चिक राशि पर बुध उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। हालांकि व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं, मकान, सारी स्थितियां हैं बुध की वजह से, लेकिन फिर भी जो सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। अब आप इस कुंडली में देखेंगे मंगल 12वें भाव में, आपकी भाषा में तो इसे मांगलिक कहेंगे, लेकिन मंगल नीच राशि का है। अब इसमें एक बात देखें कि मंगल जो है चौथे भाव का भी स्वामी है और भाग्य का भी स्वामी है, और नीच राशि पर बैठा हुआ है 12वें भाव में, कर्क राशि पर। तो भाग्य का स्वामी, भाग्य का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। भाग्य का स्वामी यदि कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति का भाग्य फिर प्रबल नहीं होता है, जो लाभ मिलने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं व्यक्ति। हालांकि यह व्यक्ति खुद का ही काम करता है, लेकिन ठीक ठाक काम है, उसके अलावा परिवार की स्थिति भी ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, समस्या है। तो भाग्य का जो स्वामी है वह नीच राशि पर है, चौथे भाव का स्वामी भी नीच राशि पर है। अब आप देखें कि चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, उस पर शुभ दृष्टि नहीं है, इस बात को भी आप समझ लें। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल क्रूर ग्रह है, राहु की दृष्टि है, इसको भी समझें। तो ये सारी स्थितियां भी समझनी होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि शनि स्थिर राशि पर है, बंध्या राशि पर है, शत्रु राशि पर भी है, शनि केतु के नक्षत्र पर भी है। कुंडली में यदि अधिकतर ग्रह या सप्तम का स्वामी केतु के नक्षत्र पर हो, तब भी व्यक्ति का मन होता ही नहीं विवाह की तरफ, बढ़ता ही नहीं, मन में विवाह के विचार आते ही नहीं। सप्तम भाव, सप्तम के स्वामी का संबंध केतु से हो जाए या केतु के नक्षत्र से हो जाए, तो शनि जो है केतु के नक्षत्र पर है, शनि यहाँ पर मघा नक्षत्र पर है, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। वैसे शुक्र के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर गुरु देखेंगे, गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, लेकिन गुरु की दशा में भी इन्होंने प्रयास नहीं किया, काम नहीं हो पाया। 2016 में जब गुरु की महादशा आई, उस समय इन्होंने प्रयास नहीं किया। इसका जन्म समय यदि आप नोट करना चाहते हैं तो 16 नवंबर 1977 1:40 AM का जन्म है, महाराष्ट्र का जन्म है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र का कोई भी जिला हो, लगभग वही आएगी स्थिति। तो कुल मिला के है कि मेरे पास तो स्थान भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर इस कुंडली की व्याख्या नहीं करूँगा, ना इस व्यक्ति के बारे में बताऊँगा आपको। लेकिन कुल मिलाकर यह समझें कि गुरु जो है वह भी राहु के नक्षत्र पर है। कोई भी ग्रह किस नक्षत्र पर है, इससे भी उस ग्रह के फलों में फर्क पड़ जाता है। जैसे मंगल शनि के नक्षत्र में है, भाग्य का स्वामी कहाँ है? शनि के नक्षत्र में। इसी प्रकार से बुध जो है वह चौथे भाव में शनि के नक्षत्र में है, गुरु राहु के नक्षत्र में है, शुक्र राहु के नक्षत्र में है। तो ये स्थितियां भी बहुत ज़्यादा पीड़ा दे देती है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि जो है वह मघा नक्षत्र पर है। तो ये सारी स्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वां भाव जो होता है वह दाम्पत्य जीवन का सुख, शयन सुख का भाव है, वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो यह स्थिति भी खराब। उपाय इन्होंने बहुत सारे कर लिए। किसी ने तो इनको काल सर्प योग भी बता दिया, जबकि काल सर्प योग हमारे प्राचीन शास्त्रों में अगर आप जाएंगे तो कहीं काल सर्प योग मिलेगा ही नहीं। तो व्यर्थ काल सर्प की पूजा से तो आपको बचना ही चाहिए। बहुत अति आवश्यकता विशेष में यदि जरूरी लगे, मैंने काल सर्प का एक वीडियो भी बनाया है, हालांकि उसमें मैंने स्थितियाँ समझाई है कि काल सर्प योग कब देखते हैं। अब इस कुंडली में भी काल सर्प योग बता दिया, पूजा भी करा दी और दुनिया भर की सारी पूजाएं करा दी, फायदा कुछ नहीं हुआ। प्रयास अब इस समय तो यही करना होगा कि अधिक से अधिक जो मिलान आ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक ठाक गुण मिल जाए, परिवार अच्छा मिल जाए तो विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर परेशानी आएगी, दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे योग जो होते हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, भाग्य भाव, इन सारे ग्रहों की स्थितियां देखनी बहुत ज़रूरी है। इन भावों में
क्या स्थिति है, इन भावों के स्वामियों की क्या स्थिति है, विशेषकर लग्न के स्वामी की क्या। लग्न स्वयं व्यक्ति ही है। अगर लग्न का स्वामी ही शत्रु राशि पर चला जाएगा, लग्न में शत्रु ग्रह आ जाए, मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, इस कुंडली में तो यही स्थिति बन रही है कि लग्न का शत्रु कौन है, शनि। सबसे बड़ा सूर्य का शत्रु कौन है, शनि। वह सूर्य के घर में आकर बैठ जाए, अब आपके घर में आपका दुश्मन आकर बैठ जाए और आप आपके शत्रु के घर में जाकर बैठ जाओ, तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो इसी प्रकार से कुंडली को भी देखते हैं। फिर पड़ोसी भी खराब, मान लीजिए लग्न पीड़ित और लग्न का पड़ोस भी खराब, तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी स्थितियां कुंडली में देखी जाती है। तो इन स्थितियों को शुभ नहीं माना गया है। और सूर्य वैसे भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य दशम भाव में ज़्यादा बली होता है ना। तो उस स्थिति को भी समझना पड़ता है। शनि कहाँ बलवान होता है, उसकी स्थिति भी मैं समझा चुका हूँ। तो लग्न में शनि है, तो ये सारी स्थितियाँ समझनी होगी। और अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी है तो समय रहते प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और उपाय तो वैसे भी छोटे मोटे आप नियमित कर रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं मिल रहा, उसका कारण ये है या तो परिवार का कोई सदस्य ध्यान नहीं दे रहा है, या जिसकी कुंडली है वह स्वयं भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण से देरी हो रही है। तो ये सारी बातें हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन कुंडलियों के माध्यम से इन योगों को आप सीख सकें, समझ सकें। आपको भी अगर कोई बात इसमें समझ आई हो तो आप भी ज़रूर लिखें। सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आप समय पर देखते रहें वीडियो और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।